हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और आज हमारा जो अगला लेक्चर है वो टेलीस्कोप को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। पिछले लेक्चर में हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक केस पढ़ा था जिसका नाम था नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के बाद उसका जो ज़्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका दूसरा केस, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम इसी को डिस्कस करते हैं अभी, और आज इसका जो सिलेबस में आपका है उसको कोशिश करेंगे पूरा कर सकें। ठीक है, कम टू द लेक्चर। शुरू करते हैं बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप केस नंबर 2। केस नंबर 2 फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ LEAST लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट बिल्कुल क्लियर, जो एकदम से क्लियर दिखे उस विजन के लिए, मतलब जो होती है डी की वैल्यू जो 25 एक हेल्दी आई के लिए, उसके लिए बात कर रहे हैं। और इसी को बोलते हैं फॉर स्ट्रेस्ड आई, स्ट्रेस्ड आई और स्ट्रेन आई, जो दबाव आई हुई है, स्ट्रेन्ड आई। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है बेटा। इसको पढ़ रहे हैं अब आप। सबसे पहला काम, टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के काम आएगा। स्टार्स को, मून को, हेवनली बॉडीज को। और इसमें जो फाइनल इमेज बनेगी वो नॉर्मल एडजस्टमेंट केस की तरह ही इन्वर्टेड बनेगी। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेवनली बॉडीज के स्फेरिकल होते हैं, एक जैसे ही दिखती हैं ऑलमोस्ट हमें। अब इसका सबसे जरूरी काम है जो वो है रे डायग्राम, फिर मैग्नीफाइंग पावर। दो चीज अगर आपको आती है तो टेलीस्कोप के बारे में आपको सब कुछ आता है। रे डायग्राम, रे डायग्राम, ये रे डायग्राम बड़ा अच्छे से, उसी में थोड़ा हाथ चेंज करेंगे और ये रे डायग्राम तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा। रे डायग्राम बनाते वक्त आपने एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है बेटा। अब की बार मैं थोड़ी उससे साइज में छोटी बनाऊंगा ताकि उधर हम अपना मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन कर सके। ठीक है। तो बेटा इसके लिए हमने आपको पहले बताया था, उसी तरीके से दो लेंस लेंगे। एक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जो बहुत बड़े साइज का होगा। ठीक है, ये ले लिया हमने बड़े साइज का। ठीक है, ऐसे में एक बहुत ही बड़े साइज का हमने ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया और इसका नाम हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिख दिया O। ऑप्टिकल सेंटर को C1 का नाम दे रहे हैं। डिस्टेंस बहुत दूर से रेज आएंगी हमारे पास, बहुत दूर से आएंगी, मतलब इसके अंदर जो रेज आएंगी दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से आने लग रही है, ऐसे मान लो। विद सम एंगल पैरेलल आएंगी, ऐसे एक दूसरे के रेज तो इन्फिनिटी से पैरेलल दिखेंगे हमें, और इस तरीके से ये रे आने लग रही है मान लो। ठीक है पुत्र। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा बगैर किसी डेविएशन के, ये सीधा चला जाएगा। ये आई है, ये यहां जाके जहां मिलेगी वही फोकस होगा। पिछले में भी हमने आपको बताया था, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और ये इसकी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से A' B' इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट के या नजदीक बन गया हमारे। ये अल्फा एंगल माना हुआ हमने, ये भी अल्फा एंगल माना हुआ है। ठीक है। तो बेटा रे हमने सब जगह दिखा दिया। देखो आप, रे डायग्राम बहुत जरूरी होता है। और यहां से लेके और यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी ये फोकल लेंथ के बराबर होगी FO। ऑब्जेक्टिव लेंस की है इसलिए FO का नाम देंगे। अब हम काम कर रहे हैं यहां क्या, देखो, फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब की बार जो आई लेंस है, जो आई लेंस होगा उसकी वजह से जो इमेज बननी चाहिए वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए।
उसके लिए क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की, पहले लेंस की जो इमेज बनी है उसको, उसके साथ उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए किसका काम करेगी, दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो आई लेंस की पोजीशन हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, कुछ इस तरीके से आई लेंस को लेंगे कि आई लेंस के लिए ये जो इमेज पहले की है दूसरे के ऑब्जेक्ट के काम करेगी। इसके फोकस, आई लेंस के फोकस यहां मान लिया एफ ई, दूर मान लो एफ ई, ये मान लिया एफ ई, इसका फोकस यहां है, अरे एक फोकस यहां होगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए कहीं, ध्यान रखना उस केस में हमने इसको फोकस पे लिया था, इसलिए फोकस, पहले की जो इमेज थी दूसरे लेंस के फोकस पे थी, तो नॉर्मल केस तैयार हुआ था। अब की बार हमने वो नहीं करना है, अब हमने क्या करना है, दूसरे केस में डिस्टिंक्ट विजन के केस में आई लेंस को इस ऑब्जेक्ट के पास लेंगे ताकि ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाइए। ठीक है, अब देखो बड़े आराम से ये रे पैरेलल चलेगी, मान लो यहां से इस पॉइंट से फोकस से पास होगी, जैसे जा रही है ना बेटा तुरंत रे दिखा दो, बस सबसे बढ़िया काम है, इससे अच्छा काम होता ही नहीं। रे डायग्राम के अंदर ये सबसे जरूरी चीज होती है। और एक रे सीधी हमारी यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी बगैर किसी डेविएशन के। देखो रे दिखा रहे हैं साथ साथ रे डायग्राम में। अब इसको इधर तो दोनों फैलने लग रही है, दूर जाने लग रही है, कभी मिलेंगी नहीं, तो इसको मिलाने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा देंगे, पैरेलल ऐसे आने जैसे थी, जैसे रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे ये फायदा रहेगा। अब की बार इसके बीच में आ गया तो यहां हमारी उससे बड़ी इमेज जरूर बनेगी पर इन्वर्टेड ही बनेगी इनिशियल ऑब्जेक्ट के साथ, इसके साथ, इसके रिस्पेक्ट में। इसका नाम हो जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, और यहां से यहां तक दूसरे के लिए आई लेंस के लिए ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन गई। दिस इज द रे डायग्राम फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ में आया आपको बेटा? बस ये ध्यान रखना है। और हमारा यहां से हम कहीं से देखेंगे, ये हमारी आई का पार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे मान सकते हो आप, ऐसे आई बना दिया। तो रे डायग्राम शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया है। रे डायग्राम ही हमारा मोस्टली पूछा जाता है, वो हमने आपको बता दिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एफ ई है, ये फोकस हो इसका, एफ ई मानो इसको। ठीक है, और यहां से यहां तक है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको आई लेंस को ई से। क्लियर है बेटा? सबसे जरूरी काम है ये। रे डायग्राम बन गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके मैग्निफिकेशन पावर के ऊपर। एम से लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बेटा मैं यहां वर्डिंग में नहीं लिख रहा, एम पी लिख देता हूं, समझा जरूर देता हूं, एम से लिखेंगे। इसके अंदर एक ही बात करनी है हमने, मैग्नीफाइंग पावर of an astronomical telescope in case of least distance of distinct vision is defined as the ratio of the angle subtended by image at eye when placed at least distance of a distinct vision to the angle made by object at infinity at eye। ठीक है, फिर से सुनो। मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, magnifying power of an astronomical telescope in case of least distance of distinct vision is defined as the ratio of the angle subtended या made by final image at eye mean eye lens when placed at a least distance of a distinct vision to the angle made by the object at infinity at the eye। उसी को कह सकते हैं, जो जहां है वहीं से आई पे जो एंगल बनाएगा उसको लेना हमने। तो हमने यहां ले लिया बीटा अपॉन एल्फा, एंगल सबटेंडेड एट आई बाई फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन, एट ए डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस, विजन डिस्टेंस मैंने ऐसे लिख दिया आपके फायदे के लिए, विजन डिस्टेंस टू दी, नीचे एंगल कौन डालेंगे, एंगल सबटेंडेड
एट आई बाई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बेटा बुक से पढ़ लेना, बड़ा अच्छा दे रखा है, सिर्फ अगर समझाने के लिए मैंने यहां लिखा है इसको, ठीक है। और स्मॉल एंगल के लिए हम अभी तक यूज करते आए हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा होगा ये, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है। बहुत दूर है तो छोटे छोटे एंगल बनेंगे दोनों। ये यहां से ये अल्फा एंगल होगा, ऑब्जेक्ट ने इस पे बनाया या इस पे बनाया, बिल्कुल बराबर होंगे। बहुत दूर से ये आर का काम करेगी, लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी, कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बना है वही आई लेंस पे बना हुआ है, तो सेम मान लो आप उसको। और फाइनल इमेज ये रही, इसने आई लेंस के ऊपर जो बना रखा उस एंगल को हमने बीटा का नाम दे दिया, ठीक है। तो बेटा हमारा रे डायग्राम कंप्लीट, मैग्नीफाइंग पावर कंप्लीट। अब हम एंगल निकालते हैं टेन बीटा और टेन अल्फा इन ट्रायंगल। अब आपने बीटा लेना है तो इसको ले लो। पहले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस याद रखना, ये यूई का काम करेगी और नाम है इसका C2B डैश। तो हमने ये लेनी है, ये वाली डिस्टेंस लेनी, तो इसको लेंगे हम पहले। ये ध्यान रखना भाई आपने, ठीक है बेटा। तो इसको आप एंगल को ले लो टेन इन ट्रायंगल कौन सी, A डैश B डैश C2, इन ट्रायंगल A डैश B डैश C2। टेन बीटा बराबर है, टेन बीटा को लो, किसके बराबर आई भाई, ये टेन बीटा A डैश B डैश बाई, और यहां लिख देते हैं हम साथ में C2B डैश। इस ट्रायंगल से टेन बीटा इससे बड़ी से भी आ जाएगा, ये इस बड़ी ट्रायंगल से भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख यहां भी देते हैं, अगर इससे बड़ी से आएगा तो A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश बटे क्या आ जाएगा यहां से C2B डबल डैश। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी ले सकते हैं। टेन बीटा की हमारी दो वैल्यू है ये, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, यहां से C1 ये वाली, ये ट्रायंगल ले लो आप, ये वाली इन ट्रायंगल A डैश B डैश C1, A डैश B डैश C1, ये ट्रायंगल, ये अल्फा, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये भी अल्फा होगा। टेन अल्फा इज इक्वल टू A डैश B डैश डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहां से क्या लिखेंगे, अब ये ले लेंगे C1B डैश, ये टेन अल्फा, यहां से इसको टेन बीटा को ले लो। अब ये दोनों वैल्यू इस मैग्नीफाइंग वाले फार्मूले में पुट कर दो m में, m इज इक्वल टू टेन बीटा रखो भाई, ये वाला रखना आपने, A डैश B डैश डिवाइडेड बाई C2B डैश डिवाइडेड बाई A डैश B डैश C1B डैश। कैंसल, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो m इज इक्वल टू C1B डैश डिवाइड बाई C2B डैश। नाउ C1B डैश, C1B डैश, C1 से B डैश तक, यहां तक पहले की इमेज, तो इसको नाम देंगे हम VO, और VO किसके बराबर है, FO के बराबर है। तो ये होगा VO बराबर है FO, फोकस पे बढ़ेगा, ठीक है। और इस केस में ये मैंने आपको बताया C2B डैश UE के बराबर है, आई लेंस के लिए C2B डैश इज इक्वल टू UE, ठीक है। और इधर है तो ये माइनस की होगी, इधर ये माइनस की होगी। जब इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए इधर थी तो ये प्लस की लेंगे हम, वो वाली रख दो, दोनों वैल्यू पुट करो, ये प्लस की होगी FO और यहां ये माइनस की UE होगी। M आ गया भाई हमारा। अब इसको आगे और ठीक करेंगे। माइनस साइन जहां ये आया है, ये क्या बता रहा है कि फाइनल इमेज जो है हमारी वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, बस, ठीक है। नाउ अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस।
लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस। आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हियर u को तो u ही लेंगे, v को माइनस डी के बराबर लेंगे, माइनस u ही लेंगे इसको तो भाई, क्योंकि हमने दोबारा से जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन कन्वेंशन दोबारा ये इधर लेनी है तो u ही माइनस का, ये भी इधर आएगी, लेंस के इधर है अपोजिट, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है तो माइनस डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। और f जो होगा वो एफ ई लेंगे, कन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव ई लेंगे। इन तीनों को यहाँ पुट करो, 1/f ई 1 माइनस डी माइनस 1 माइनस यू ई। ये प्लस का यू ई हो गया भाई, इसको यहाँ रखो, अब इसको इधर ले आओ, इसको 1/f ई प्लस में 1/d इज इक्वल टू 1/ue। ये वैल्यू होगी हमारी 1/ue की, 1/u। अब ये जो वाली वैल्यू इसमें पुट करो यहाँ, ये वाली वैल्यू m किसके बराबर आया हो भाई, हम यहां लिख रहे हैं m इज इक्वल टू FO डिवाइडेड बाई -1/1 UE। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, -1 अलग कर दिया, 1/UE अलग कर दिया। अब 1/UE की वैल्यू ये वाली यहां रख दो, FO -1 और 1/UE की वैल्यू ये रही 1/FE प्लस में 1/D। अब FE को कॉमन निकाल दो, m इज इक्वल टू FO, कॉमन निकालेंगे नीचे से तो -FE नीचे हो जाएगा, यहां से कॉमन आ चुका है तो 1 रह जाएगा, यहां था ही नहीं तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ये जो है हमारा मैग्निफिकेशन आ गया भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के केस में। जो नॉर्मल केस था हमारा, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें ये नहीं था, FO अपॉन -FE था जो पिछले हमने लेक्चर में किया था, उससे ये ज्यादा है। ये माइनस तो ये बताएगा कि फाइनल इमेज नेगेटिव उल्टी बनी है, बस ये नेगेटिव ये बताएगा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन आ गया हमारा फॉर ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। बेटा समझ में आया आपको? बिल्कुल आराम आराम से प्यार से समझाया है। 3-4 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, एक बार फिर से देख लो क्या स्टेप्स है। सबसे पहले तो केस देखना कौन सा है, रे डायग्राम बनाना, बना देना। 5 मार्क्स में आए तो, ज़्यादा नंबर का आए तो, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है तो अलग अलग तरीके से मार्किंग सिस्टम होती है, अलग अलग तरह के मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर केस बता देना कौन सा कर रहे हो आप, नॉर्मल एडजस्टमेंट का है या लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट डिवीजन का केस है। रे डायग्राम बना देना, जैसे बनाया है वैसे उसको वर्डिंग में लिखना, कोर्स ऑफ रे कहलाएगा, बहुत बार आपको बता चुके हैं। फिर मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कर देना, एक बार वर्ड्स में, फिर मैथमेटिकल लिख देना, ठीक है, काफ़ी लाइनें भर जाएंगी आपकी। फिर उसके बाद ये tan बीटा tan अल्फा की कैसे इन ट्रायंगल्स को मान के वो वैल्यू पुट करके पूरा इसको सोल्व कर लेना, आपका ये आ जाएगा। इतना कर दोगे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। प्रॉब्लम तो आनी नहीं, जब बात थोड़ा पीछे रिवाइंड करो, बैक करो वीडियो को और वहीं से फिर देख लो, समझ में आपको आएगा, 101% समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो ये हमारा होगा भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। मिटा दो बेटा इसको, उसको मैग्निफिकेशन पावर को रख लेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जो धरती पर ऑब्जेक्ट होते हैं, अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको देखने के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, इन दोनों लेंस के बीच में एक लेंस और लगाएंगे जिसको बोलेंगे इरेक्टिंग लेंस। उसका सिर्फ एक मकसद होगा, सिर्फ एक मकसद, कि ये जो इमेज बनी थी पहले की, उसको इतने ही साइज की सीधा करे, बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ा दें। ऐसे ऊपर की तरफ बनाएगी तो आपको पता होना चाहिए वो लेंस के कहाँ होनी चाहिए। ये पहले की इमेज उस इरेक्टिंग लेंस के लिए 2f पे होनी चाहिए, तो ऊपर जाकर 2f बन जाएगी, बाकी फिर ऐसे ही बन जाएगा आपका, ठीक है। फिलहाल वो सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना। एक बात और अच्छे से आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें,
कि ये जो इस केस में ये FO था और यहाँ F ही था नॉर्मल केस में, क्योंकि इसकी जो इमेज थी दूसरे के फोकस पे रखी हुई थी, तो उसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब जो टेलीस्कोप की लंबाई थी FO प्लस FE थी। पर इस केस में ये FO प्लस UE है, समझ गया, FO प्लस UE, और UE हमने वहां से निकाल रखा है। तो ये मैं अभी डिस्कस करूंगा लेंथ ऑफ द ट्यूब दोनों केस में कितनी होगी, मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी, उनको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज बेटा आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, इसको अच्छे से पढ़ना है, एक बार दो बार अच्छे से खुद हैंड रिटन करके देखना है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी के अंदर एक बार कंपैरिजन पे आ जाते हैं कि कैसे करेंगे। अभी देखना बेटा, दोनों का मैं इकट्ठा पार्ट बताता हूं आपको। यहां से मैं सब रब कर रहा हूं, सिर्फ इसको छोड़ के, ये इससे नीचे के पोर्शन को छोड़ के, ये सब आपको करा दिया गया है। आपको नोट कर लेना, इसको देख देख के आराम से पोज कर करके वीडियो को, और आप अपना नोट्स बना सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही लेते हैं अब फिर हम। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नॉमिकल टेलीस्कोप, दो केस बताए थे बेटा मैंने आपको, नॉर्मल एडजस्टमेंट और दूसरा था हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट विजन। डी वाला केस, इसका दूसरा नाम था और रिलैक्स्ड आई केस, रिलैक्स्ड आई के लिए, ये स्ट्रेस्ड आई और स्ट्रेन आई के लिए, स्ट्रेस्ड और स्ट्रेन आई के लिए, ये इनके नाम थे। दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो मैग्निफिकेशन पावर आई थी MP, वो थी FO अपॉन -FE, और ये मिनिमम होती है भाई। दोनों का कंपैरिजन करें, उसके कंपैरिजन बहुत कम होती है। इस केस में जो आई है MP, वो होगी FO अपॉन -FE, ये आई हुई है 1 प्लस FE ओवर D। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे मैग्नीट्यूड, सिर्फ माइनस साइन, दोनों केस में क्या पता इमेज, फाइनल इमेज उल्टी बनेगी, ये बता रहा है बस, इन्वर्टेड बनेगी। तो इसको हटा दो, तो ये ज्यादा है, ये कम है, ये मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ये मिनिमम होगा। बुक्स में दे रखा, आप समझ सकते हो। इस केस में मैक्सिमम करना है या इस केस में मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम कब हो सकता है, FE तो कम हो, FO ज्यादा हो, दोनों ही केस में FE कम हो, FO ज्यादा हो, तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। इसलिए पहले लेंस को बड़े साइज का लेते थे, फोकल लेंथ भी ज्यादा, साइज भी बड़ा। फोकल लेंथ ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, और साइज बड़ा है तो इंटेंसिटी ज्यादा बनेगी, बढ़िया चमकदार बनेगी और अच्छी रिजोल्विंग पावर आएगी, इसलिए हमने इसको लेते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये तो चलो नॉर्मल केस का। इस केस में कहें कि दोनों में से अगर एक को बढ़ाना पड़े, तो ध्यान देना भाई, आपको FO का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। FO शुड बी लार्ज, FE शुड बी स्मॉल। शुड बी लार्ज, दिस मे बी मॉडरेट, ये मॉडरेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई और ये मॉडरेट हो सकती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन कंसेप्चुअल में आएगा, देखना जरूर, इसका लार्ज होना सबसे जरूरी है। ठीक है, नंबर 2, इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, ये भी क्वेश्चन आता है। ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, L लिखते हैं, L इज इक्वल टू FO प्लस FE। पहले की जो इमेज थी बनी, और दूसरे का ऐसे लिया, नॉर्मल केस में इसके फोकस पे इसको ले लिया था, तो ये FO थी और ये FE थी, तो दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं। इस केस में FO प्लस FE थी नॉर्मल केस में, और इस केस में जो बनेगी लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब
टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द ट्यूब या टेलीस्कोप क्या होगी, L इज इक्वल टू एफ हो तो थी प्लस में यू ई होगी भाई, और यहां से यू ई निकाल लो आप, इन दोनों को एलसीएम लो और मल्टीप्लाई करो, तो यहां से क्या होगा, इसको उल्ट दो, एक बार कर लेते हैं, 1 बाई यू ई इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, डी इंटू एफ ई प्लस डी, ठीक है, एलसीएम ले दिया नहीं ये। अब 1 ओवर यू ई इसको उल्ट दो, तो यहां क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ प्लस यू ई की वैल्यू एफ ई इंटू डी, नीचे एफ ई प्लस डी, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब होगी, और इससे कम होगी ये, क्योंकि यू ई इज लेस देन एफ ई, पक्का, बिकॉज तो मैग्निफिकेशन डिस्टिंक्ट विजन केस में ज्यादा है, और ट्यूब की लंबाई जो है वो इस केस में ज्यादा है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये इसका है, तो आपने याद रख लेना है भाई, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का दोनों का मेन डिफरेंस यही है, जो दोनों में कमियां हैं, दोनों में लेंस यूज होते हैं, तो लेंस में जो डिफेक्ट होते हैं स्फेरिकल एवर्शन और क्रोमेटिक एवर्शन, उनकी वजह से इसमें दोनों में प्रॉब्लम आएगी। टेलीस्कोप के लिए जो सबसे पहला काम होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो बड़ा साइज का बड़ा होना चाहिए, बड़े साइज का ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा बड़ा बनाना जिससे लाइट ज़्यादा आ सके, एक आसान काम नहीं होता, डिफ़िकल्ट काम होता है, तो इजी नहीं होता उसको लिए, इसलिए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बजाय हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अभी आपको बताएंगे, पहले आपको ये समझ में आया या नहीं ये बताओ, ठीक है, कर लिया आपने, इसको देखना है, लिमिटेशंस के नाम से बुक में दे रखा आपके, ऊपर लेना 2-3 पॉइंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की जो लिमिटेशंस हैं 2-3, वो आप पढ़ लेना बुक से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं समझ नहीं आएगी, वो समझ आएगी, समझने का काम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बेटा अगले पार्ट पे आते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, इसके बाद एक पार्ट और भी है इसी के हिस्से में जो सबसे पहले दे रखा है, ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम, उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, मेन मुद्दा तो यही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेटा कि 2 तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग में आपको बताया था एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल, एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नंबर 2 रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये ध्यान रखना है। इसमें 2 तरह के बताए जाते हैं, इसका फायदा मैं अभी बताऊंगा आपको क्यों यूज करते हैं, और लास्ट में आपकी बुक में दे रखा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो वो आपको पॉइंट मैं बोल दूंगा, लास्ट में समझा दूंगा, बता दूंगा, बोल के बताऊंगा, बुक से लिख लेना आप। पहले कैसे होते हैं देखो, रिफ्लेक्टिंग टाइप में टेलीस्कोप तो नॉर्मल ही होता है, पर यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह हम यहाँ कनकेव मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। मिरर के अंदर जो लाइट आती है रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनती है वो बहुत ही ब्राइट बढ़ती है, उसमें क्रोमेटिक एवर्सन तो वैसे ही खत्म हो जाता है, और स्फेरिकल एवर्सन को खत्म करना भी बड़ा इजी काम होता है, ठीक है, उनको हम पैराबोलिक शेप का लेके खत्म कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ वो दोनों एरर से भी दूर हो जाएगी, इसीलिए इनको यूज करते हैं। और यहाँ बहुत बढ़िया से मिरर का साइज जो होता है बड़ा ले लो, लेकिन हल्का होता है, इजी बनाया जा सकता है, उसको तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, पहले वाला कासग्रेनियन टेलीस्कोप, इसकी रे डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है, रे डायग्राम बहुत जरूरी है। रे डायग्राम में जैसे बुक्स में दे रखा है हम वैसे भी इसमें बना सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम इसमें बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस लिया जाएगा वो लेंस नहीं मिरर लेंगे, रे डायग्राम बना देता हूं मैं,
बनाने का तरीका समझाना काम है भाई मेरा, यहाँ बाकी बुक से पढ़ के डिटेल आपने याद रख लेनी है। इसमें सबसे पहले तो हम एक कनकेव मिरर लेंगे, ठीक है। लो बेटा, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है तो क्यों ना हम इसको तसल्ली से अच्छा बना दिया जाए, कोई किसी तरह की दिक्कत इसमें नहीं आए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक कनकेव मिरर ले लेते हैं, हम ऐसे ले लेते हैं, अलग अलग बनाएंगे। एक में दोनों बनाए सोच रहा था मैं, चलो हम कास्ट ग्रेनियन की पहले बना देते हैं। लार्ज अपर्चर का, बड़े साइज का, लार्ज रेडियस का, डायमीटर का, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये बना लिया भाई, समझने का काम करना। बड़ा बनाने के चक्कर में हमसे ये थोड़ी कर्विंग में दिक्कत आ रही है, आपको बढ़िया से बना सकते हो, आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर लेना हमने पहले, ये कनकेव मिरर लेना। कनकेव मिरर में क्या होता है बेटा, बाहर से पॉलिश करते हैं, ठीक है। और यहां इसके बीच में जगह खाली होती है, यहां कुछ होल होता है एक। आप सोचोगे कि ऐसे होल करने के बाद दो अलग अलग हिस्से हो गए, बिल्कुल अलग अलग हिस्से नहीं होते बेटा। इसके लिए आप एक काम कह सकते हो, जो हमारे पास डिस्क होती है ना, डिस्क आपने नाम सुना हो, जो हमारे टीवी वगैरह के लिए सैटेलाइट डिस्क यूज करते हैं, वो ऐसे ही होती है बिल्कुल कनकेव शेप की। या जहाँ मिठाई बनाई जाती है, वो कढ़ाई जो बड़ी होती है, उसको देखो, उसके नीचे नीचे वाले पोर्शन से हम अगर कट कर दे, थोड़ा कट कर दे, बाकी तो सारा वही रहेगा। उसी तरीके से एक होल होता है बीच में बिल्कुल, ठीक है। या इसमें देखने का ये अलग हिस्सा दिख गया, ये अलग नहीं, 3 डायमेंशनल है, उसमें ये अलग अलग हिस्सा रहेगा बस। अब बहुत दूर से रे आने लग रही है तो रे पैरेलल आ रही है, मान लो। ज़्यादा रे नहीं दिखाऊंगा मैं, सिर्फ एक रे दिखाएंगे। ये रे आ गई भाई पैरेलल, ये पैरेलल रे दूर से आने लग रही है। ऐसे और भी बहुत सारी रे आ रही होंगी, यहाँ भी आ रही होगी, ये भी आ रही होगी। पैरेलल जब रे आती है तो इस मिरर के, कनकेव मिरर के फोकस पे टकराएंगी, वो इसके फोकस पे टकराएंगी। रे डायग्राम है, रे दिखानी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके फोकस पे जाके टकराएंगे, ये मान लिया। इसको भी थोड़ा हम ऐसे कर लेते तो ज्यादा बेटर होता, ऐसे ले लिया भैया हमने, ऐसे ले लिया, ठीक है। फोकस पे टकराती, पर इसके टकराने से पहले ही हमने एक छोटा कनकेव कन्वेक्स मिरर और ले लेंगे हम। एक छोटा कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर वो होता है जो अंदर से रेडियस की तरफ, सेंटर की तरफ से पॉलिश होता है, बाहर से रिफ्लेक्शन करता है। इसमें बाहर से ये क्या होता है, पॉलिश होता है, अंदर से रिफ्लेक्शन करता है। अब ये रे ऐसे आई तो ये से टकरा के ये इधर जाएंगी, और ये रे इधर जाएगी, ये रे इधर जाएगी। और भी जो रे आएंगी वो भी सारी इसमें टकरा के इसी में से, इस होल में से जाएंगी पार, ठीक है। इसका जो हमें जो कनकेव मिरर लिया था, कनकेव मिरर जो बड़े साइज का, इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 200 इंच के आसपास होता है, ठीक है। अपर्चर मतलब अपर्चर डायमीटर नहीं, अपर्चर 200 इंच का होता है जो साइज लेते हैं। 200 इंच का कितना बड़ा हो जाएगा देखो, ये कन्वेक्स मिरर होता है। तो रे डायग्राम में सब रे ऐसे आई, ऐसे गई यहां, और यहां ये एंटर कर जाएगा आई पीस के अंदर। आई पीस, आई लेंस भी बोल देते हैं इसको, और हमें इमेज दिखेगी, और इन्वर्टेड इमेज दिखेगी हमें इस केस में। ये कास्ट ग्रेनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। चाहो तो आप एक एक रे और दिखा दो, यहां से आएगी टक्कर लगेगी, यहां से आई टक्कर लगी, ये इधर चली गई, ऐसे एक रे इधर आई टक्कर लगी, यहां से टकरा के इधर चली गई। इसके अंदर इसे दिखा देना, ज्यादा दिखाने का कोई फायदा नहीं, इससे भी काम चल रहा है हमारा, ठीक है। अब आपको इसमें फाइनल इमेज उल्टी ही बनेगी। इस केस में अगर मैग्निफिकेशन पावर एमपी पूछे तो वो होती थी नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में FO ओवर FE माइनस की। FO होती थी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ,
इस केस में लेंस थोड़ी है, या तो मिरर ले लिया और मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, इसलिए यहां इसको हम लिख देंगे r/2 माइनस FE। ये इसके नॉर्मल केस की जो है, जो हम यूज करते हैं मोस्टली यही लेते हैं, क्यों r ज्यादा लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लेना आसान होता है मिरर में, हल्का साइज का होता है, बढ़ाना भी आसान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान आ जाए। ये बन गया हमारा कौन सा, कास्ट ग्रेडियंट टाइप रे डायग्राम। सिर्फ इसको ही पूछ लेते हैं कई बार न्यूमेरिकल में, ये आ जाए तो कर लेना आपस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ नहीं दे रखी, या तो मिरर का रेडियस दे रखा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देना, फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब हम इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है, उसको फ्री फ्रॉम न्यूटोनियन टाइप, ठीक है। इसको रिवर्स करके बैक करके एक 5-10 मिनट का जो हमने ये वीडियो बनाया अभी इसका दोबारा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर दोनों ही केस में रहेंगे। अब हमारा अगला पार्ट है न्यूटोनियन टाइप। न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। इसमें क्या करना होता है, यहां भी सिर्फ फर्क क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर ही लेंगे, पर किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट ना हो उसके लिए पैराबोलिक शेप का मिरर लेंगे, सर्कल नहीं लेंगे। इस तरीके से ये पैराबोला टाइप का ले लिया, ये पैराबोलिक शेप का मैंने एक मिरर ले लिया, कनकेव मिरर ही, बाहर से पॉलिश ऐसे ले लिया। ये इसका पोल हो गया, ये यहाँ मान लो पोल, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये ले ली, ठीक है। और ज़्यादा रेंज में भी नहीं दिखाएंगे, ये बड़े साइज़ का होता है, ये 200 इंच के आसपास वैसे इसका साइज़ होता है, बड़ा डायमीटर होता है, इसका साइज़ लेते हैं। तो एक पैरेलल रे आई यहाँ से, ये रे आई है, डार्क दिखाओ, एक रे यहाँ से आएगी, ये आ गई, उधर से इनफाइनाइट से आने लग रही है, टक्कर लग के फोकस पे टकराएंगी, ये फोकस पे मिल रही है, मान लो यहाँ डायरेक्शंस आपने ये दिखानी है, ठीक है। तो नहीं दिखा सकते, फोकस से मिलने से पहले ही, यहाँ ये फोकस पे मिलती, यहाँ जाके मिलती, उससे पहले ही कुछ थोड़ी पहले यहाँ 45 एंगल पे एक प्लेन मिरर को रख देंगे, इसके साथ 45 एंगल, ये एंगल 45 का होगा। अब ये रे आई, यहां टक्कर लगी, ये इधर चली गई, ये इधर गई रिफ्लेक्शन से, ये आई और टक्कर लगी, ये भी इधर जाएगी, ऐसे इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, और ये दोनों रे जो है ना अंदर जाने ऐसे इकट्ठी होने लग रही है, यहाँ आगे चल के इकट्ठी होंगी। यहां हम आई लेंस लगा देंगे, आई पीस लगा देंगे, एक आई पीस, बस। उसमें एक कनकेव लिया था, एक कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन, यहां क्या लेंगे, एक पैराबोलिक शेप का कनकेव मिरर लेंगे, एक प्लेन मिरर लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 45 एंगल पे होगा। इस तरीके से जो बनेगा वो कहलाएगा न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। और ये फोकल लेंथ वैसे ही, सारा काम सब कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आया या नहीं, ये चीज ध्यान रखनी है आपने बस। अब यूज कहां कहां, क्यों फायदा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, वो फायदा एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। एडवांटेज ये आपके बुक में लास्ट में दे रखा होगा, पॉइंट्स का ध्यान रखना। सबसे पहला पार्ट जो सबसे जरूरी था, नंबर 1, क्रोमेटिक अबर्शन फ्री। क्रोमेटिक अबर्शन फ्री
स्फेरिकल अबर्शन बड़ा आराम से रिमूव किया जा सकता है, स्फेरिकल अबर्शन फ्री। होते रिफ्लेक्टिव टाइप। नंबर 3, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है, पावर इज मोर, रिजॉल्विंग पावर इज मोर। यहां नहीं लिख रहा भाई मैं इसको, ये गड़बड़ करेगा, इससे बजाय यहां लिख देता हूं 3 नंबर में, रिजॉल्विंग पावर इज मोर। ब्राइट इमेज इज फॉर्म्ड, ये सब रिफ्लेक्शन टाइप में होते हैं। लाइट वेट, क्योंकि मिरर का वेट, उतने बड़े साइज का मिरर लो, उतने बड़े साइज का लेंस लो, तो लेंस के कंपैरिजन में मिरर का साइज बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट। ठीक है, लाइट वेट यूजफुल, लाइट वेट क्या होते हैं भाई। ठीक है, अगला केस, दे आर स्मॉल इन, दे आर लाइट इन वेट एंड इजी टू हैंडल। एक और सबसे बड़े, किसी भी मिरर को बनाने के लिए एक हमने सिंपल पतला ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, एक साइड पॉलिश कर दी, बन गया मिरर, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर लेंस बनाना है, उसको कट करके बनाएंगे तो उसकी इस साइड की सरफेस को भी बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे, इधर की बनाएंगे ट्रांसपेरेंट बनाने में, उसके अंदर जिसको ग्रिडनिंग बोलते हैं, इस चीज़ को ग्रिडनिंग करना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो लाइट वेट और ये लेस कॉस्टली, ये भी ध्यान रखना। ये 5-6 पॉइंट है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर, और ये आपकी बुक में लास्ट में दे रखे हैं। तो बेटा इसमें एक आई का रह गया, ह्यूमन आई जो है उसके कंस्ट्रक्शंस आपने 9th में या 8th में जो पढ़ी हुई होगी। आई के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं उनको कैसे रिमूव करते हैं, बाहर लेंस लगा के, जैसे मैंने स्पेक्स लगा रखे, तो किस तरीके से, एक होता है नज़दीक का नंबर, एक होता है दूर का नंबर। ठीक है, एक फार साइटेडनेस होता है, एक शॉर्ट साइटेडनेस होता है। ठीक है, उनको कैसे रिमूव करेंगे, और भी होते हैं, एक पर्स बायोपिया भी होता है जो ओल्ड एज के अंदर आता है, गैस्ट्रिमेटिज्म भी होता है। तो कई तरह के डिफेक्ट होते हैं आई में, उनको रिमूव करने के लिए लेंस का हम कैसे यूज़ करेंगे, वो आपके 12th में काम आता है। ठीक है, रे मतलब आई क्या है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है, हाउ इट इज़ वर्किंग, कैसे वर्क होता है, ये हमारे इसमें नहीं होता। डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड हाउ दीज आर रिमूव्ड, ये सिलेबस में, ये न्यूमेरिकल में हो सकता है, ये आपका करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैंने आज आपको ये पूरा करा दिया, जो सिलेबस का हो, तो आगे एक आधा कोई लेक्चर और बना के जो आई है उसके रिलेटेड है उसको भी हम बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, ओके बेटा, होप मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप इसको ज़रूर करोगे, अच्छे से करके देखोगे और समझ आया होगा आपको।